अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अमीन के साथ। पाकिस्तान में एक नई हुकूमत बनने जा रही है। इस नई हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? दुनिया इस तमाम तर अरसे में कितनी आगे बढ़ गई और पाकिस्तान कहां रह गया? आने वाले सालों में पाकिस्तान को क्या कुछ करना होगा और इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो माशी मुश्किलात हैं उसके लिए पाकिस्तान क्या इकदाम कर सकता है? पाकिस्तान अगर अपने प्लान्स को चॉकआउट करे तो 2025, 2030, 2035 और 2050 ये ऐसे माइलस्टोन्स हैं जिसके लिए पाकिस्तान को तैयार होना होगा। इसी वजह से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ जावियों से कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के आने वाले महाजों के ऊपर गुफ्तगू की जा सके। हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करिए परीश चौधरी साहिबा, जो कि एक रिसर्चर हैं और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ मामलात को बड़ी बारीक नजर से देखती हैं। साथ हमारा हमरा ज्वाइन करें जनाब उमर ज़हीर मीर साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और माशी सूरत हाल को पॉलिटिकल लेंस से बहुत बखूबी तौर पर देखते हैं। परीश, जरा आपसे शुरुआत करते हैं गुफ्तगू का। पाकिस्तान 2024 में कहां खड़ा है और ग्लोबली जो कुछ हो रहा है हम कितना कुछ मिस कर चुके हैं इस चंद अरसे में? थैंक यू सो मच। अभी तक व्हाट हैज रिसेंटली हैपेंड इलेक्शंस के लिहाज से तो it is quite a dicey situation for the country's global standing in any context whatsoever. और वो इस लिहाज से भी important है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं elections हैं, more than 4 billion people are going to be electing their new governments in place this year alone. तो 60 से ज़्यादा इलेक्शंस होना दुनिया में आई थिंक ये पहली दफ़ा है काफ़ी अरसे के बाद। तो उसको अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि बाकी मुल्कों को भी अपनी पड़ी हुई है, तो लिहाजा पाकिस्तान इतना कोई यूनिक नहीं है। उनके भी वही इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वही सिक्योरिटी चैलेंज है। कॉन्टेक्स्ट फ़र्क हो सकते हैं लेकिन चैलेंजेस बनिस्बत उतने ही उसी लिहाज से हैं। जिस तरीके से दुनिया अपने आप को अभी इस साल जो देखना चाह रही है वो 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू वो उस लेंस में अपने आप को, एक तो दुनिया द वर्ल्ड इज़ बीइंग स्प्लिट इनटू द एजिंग सोसाइटी एंड द यंगर सोसाइटी। Yes. तो जो यंगर डेमोग्राफिक्स हैं ग्लोबल साउथ में वो pretty much डिटर्मिन कर रहे हैं कि किस तरीके से वोटिंग के थ्रू डिसीजन आउटकम्स हुए किसी भी मुल्क में। और जो ओल्डर जनरेशन है उनका थोड़ा बहुत एक बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट व्यू होता है ऑन देयर ओन इकोनॉमीज, ऑन देयर ओन चैलेंजेस। तो बेशक अमेरिका ले लें, यूके ले लें या यूरोपियन कोई ममालिक ले लें, तो उनकी इस तरीके से उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उससे भी ज़्यादा अफेक्ट होता है ग्लोबल ट्रेड और ये बताया ना, इस पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है एक परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान काफी पीछे आ चुका है। हमने गुज़श्ता 2-4 सालों में जो हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल रहा, जो इंटरनल हमारी जो सिचुएशन रही, वी हैव गॉन फार बिहाइंड, मतलब बहुत हम पीछे बिछड़ चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम रेस से बाहर हो जाएंगे। नहीं, आई डोंट थिंक कि हम अब अपने रिसर्च के थ्रू आई ट्राई एंड मेंटेन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट बॉर्डर लाइन डिलूजनल। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल डायरेक्शन इज गुड। हाउएवर जो चॉइसेस हैं इन द लास्ट 20 odd years उसमें आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि उन चॉइसेस में इतनी फार साइटेड अप्रोच नहीं थी। और वो फार साइटेड अप्रोच इसीलिए नहीं होती कि हम करंट हमारी जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो करंट लीडरशिप होती है वो हमेशा मायर्ड होती है कि अभी का मसला हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी का मसला वो क्या होगा, वो इन्फ्लेशन का होगा। अभी का मसला ये होगा खजाने में पैसे नहीं पड़े हुए। अभी का मसला ये होगा कि हो सकता है कि चंद एक आध बिजनेसेस को फ्लरिश करा लें या एक आध सेक्टर्स को करा लें। ओवरऑल जो फोकस होता है कि आपने अपनी ह्यूमन कैपिटल आपने बिल्ड करके आपने वो दुनिया में वो कैपिटल, वो हमने जो 50s या 60s में वो जो लेबर वाली इंटेंस कैपिटल की डेवलपमेंट की थी, बस वो उसी लिहाज तक है। हमारी जो इंस्टिंक्टिव पॉलिसीज़ हैं वो उसमें डेमोन्स्ट्रेट बिल्कुल नहीं करती, या चॉइसेस हमारी डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं, इस तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं करनी कि हमने कोई 5 साल का या 50 साल का कोई व्यू रखा। We don't have that vision. हमारे पास विजन ही नहीं है इस वक्त। विजन के अलावा इट्स अ विजन को भी करना, इट इज एन आर्ट एंड इट्स अ क्राफ्ट दैट कैन बी पीपल कैन बी एजुकेटेड इन।
However, we don't see that demand yet. तो अभी हमारी डिमांड वही है कि जी पेट्रोल के प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो और ज़्यादा मसले चले मसाइल ये प्राइसेस तो हमारे लिए मेरे ख्याल से साल से एक मौजूद बहस रहे हैं, बल्कि अब तो इसकी शिद्दत में काफी हद तक इजाफा हो चुका है। उमर साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं प्लीज। उमर साहब। जी बिल्कुल। उमर साहब, हाउ डू यू सी कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान, जो ग्लोबली जो क्राइसिस सिचुएशन हमें नजर आ रही है, एक तरफ ये इलेक्शंस ईयर है 2024, पाकिस्तान के अलावा दुनिया की बड़ी मीशत में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक चेंज ग्लोबली आ रहा है और एक चेंज पाकिस्तान में आ रहा है। हाउ विल पाकिस्तान इज इक्विप्ड टू बैटल ऑल दीज थिंग्स? मुनीर साहब, पहले तो एज यूजुअल एक बहुत अहम टॉपिक पे आपने आज का सेशन किया है, उसके लिए आपको आपकी सारी टीम को मुबारक हो। अच्छा, यहाँ पे देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त किया कि बहुत सारे अहम मुल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं। दो बहुत वाइटल इलेक्शंस हैं हमारे लिए। एक हमारी नेबरहुड में भारत का जो लोकसभा का इलेक्शन प्लान है, दूसरा जो यूएस में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का है, बदकिस्मती से हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि ज़ाती मफादात, ज़ाती ईगो से ज़्यादा जो है स्टेट मैटर करती है, मुल्क और कौम मैटर करती है। वो नहीं है तो फिर कोई और नहीं रह सकता। और प्रॉब्लम ये है कि अगर हम डायरेक्शन देखें तो हमें तो एक रिग्रेसिव डायरेक्शन नज़र आती है। लेट्स बी ऑनेस्ट, लोगों से सच बोलना चाहिए, बिल्कुल होप देनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है उनकी बात करनी चाहिए। किसी लीडर या किसी पार्टी की बात किए बगैर कहा तो कोविड में इंडिया एट द पीक ऑफ कोविड -25% मईशत श्रिंक कर चुका था और पाकिस्तान फिर भी पॉजिटिव में चाहे 0.5 तक रहा था। और कहा अब ये हाल है कि मैं आज सुबह BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया की एक कंपनी, एक ग्रुप टाटा, पाकिस्तान के टोटल कौमी GDP से आगे निकल चुका है। भारत से हमने compete करना है और यहाँ पे बदकिस्मती से हम पहुँच चुके हैं रिवर्स गियर लगा के। इंडियन मीडिया के मुताबिक जो टाटा ग्रुप है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन फरवरी 2024 इस महीने में $365 बिलियन रही है, US डॉलर। जबकि रिसेंटली IMF ने पाकिस्तान की GDP का जो एस्टिमेट लगाया है वो $341 बिलियन है, यानी कि इंडिया के सिर्फ एक ग्रुप से $24 बिलियन पाकिस्तान का कौमी GDP। सही। इंडिया, हमारे मसाइल एक ही थे, एक साथ आज़ादी हुई, बल्कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मसाइल हैं, बहुत सारी कौमें हैं, ज़ुबानें हैं, लसानियत है। फिर कहाँ पे गलत गए? दैट्स द एलिफेंट इन द रूम जिसकी बात होनी चाहिए। उसी तरह के लोग थे, मजहब का एक डिफरेंस है। अगर आप वैसे बात करें तो जो वो यहाँ पे आ गई हैं, मार्शल रेसेस यहाँ पे आ गई हैं। कुदरत ने ज़्यादा फर्टाइल ट्रेन आपको दे दी है। पंजाब जो पूरे बड़े सगीर की ब्रेड बास्केट होता था, उसका ज़्यादा फर्टाइल एरिया आपके पास आ गया है, मिनरल्स आपके पास आ गए। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है वो सोचने की ज़रूरत है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, और सबसे अहम लोगों की विल और डेमोक्रेसी को पनपने देना। ड्राइंग रूम में बैठे हुए, मैं सिर्फ मुकम्मल कर लूँ, ड्राइंग रूम में बैठे हुए चंद लोग अक्ले कुल हैं जो पूरी कौम की अक्लो फहम से ज़्यादा फरासत रखते हैं। याद रखें, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो ये भी बताया गया है अगर हम सोशल साइंसेज या किसी और चीज़ में यकीन ना करना चाहें और किसी का मजहबी रुझान हो, तो हमें तो ये भी बताया गया है, कमी पेशी माफ़ करे अल्लाह ताला, कि जो उम्मत का इजमा है, जो अक्सरियत है, वो किसी गलत बात पे मुत्तफिक नहीं होगी। तो लेट द विल ऑफ द पीपल गो फर्दर, ताकि मुल्क को आगे लेके चलें। ये तजुर्बे हम बार बार 1958 से करके मुल्क को इस नहज पे पहुंचा चुके हैं। खुदारा मुल्क के हाल पे रहम करें। उमर साहब, राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि विल ऑफ द पीपल यकीनी तौर पर प्रिवेल होना चाहिए। मुझे एक चीज बता दें, इलेक्शंस किसी मुल्क में होता है बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए, एक फ्रेश फेस के लिए, एक फ्रेश एनर्जी के लिए। इस वक्त जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, एक नई गवर्नमेंट है, डेफिनेटली चैलेंजेस उनके पास हैं, मोर और लेस वही चेहरे होंगे जो पिछले 16 माह में हुए थे। डू यू सी कि अब 16 माह से बेहतर परफॉर्मेंस तवक्को की जा सकती है? देखिए, उम्मीद तो हमेशा मुस्बत की रखनी चाहिए, लेकिन मुनीर साहब, एनालिसिस करते हैं हमें प्रैग्मेटिक होना पड़ता है और उसके लिए 3-4 चीज़ें ही आपके पास होती है। एक होता है कि आप बेंचमार्क कर लेते हैं माजी के ऊपर, जो आपने खुद का वही चेहरे हैं और हम देख चुके हैं पहले उन्होंने क्या काम किए और क्या अचीवमेंट की। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी मईशत के बेहतरी के लिए या किसी कौम के आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम चीज़ मटीरियल रिसोर्सेज नहीं होती, उम्मीद और कॉन्फिडेंस होता है। सही। जब लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाए, जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तबाह हो जाए, आप जो मर्जी कर लें उस चीज को आप दोबारा अपने बट ये जो गवर्नमेंट बन रही है इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, माजी में राइवल्स रही हैं,
आज एक साथ खड़ी हैं, एक पार्लियामेंट में आपको किसी ना किसी फोरम पे इकट्ठे नजर आएंगे कि एक सदर एक जमात का होगा, प्राइम मिनिस्टर एक जमात का होगा, तो ये सिचुएशन तो विन विन सिचुएशन है। और ये बहस इस वक्त तकरीबन दम तोड़ती नजर आ रही है कि ये सिस्टम कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजन से ये सिस्टम कंटिन्यू कर सकता है। बदकिस्मती से मैं थोड़ा सा इस पे डिफर करूंगा। आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको देखने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है, द एलिफेंट इन द रूम, इलेक्शन कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल 14 दिनों के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस करने थे, वो कल डेट एक्सपायर हो गई है और अभी तक फॉर्म 45 तो छोड़ें, 47 भी इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल सका। अगर हम कानून की बात करें, प्रॉपर कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो, जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नहीं होती, तो आज के दिन में ये इलेक्शन ही इनवैलिडेट हो चुका हुआ है। ठीक है, अभी हम दूसरी कोई बात नहीं कह रहे। अब ये दुनिया भर में लोग बेवकूफ़ नहीं है, आंखें बंद नहीं रखते। जब कोई आपसे निगोशिएट कर रहा है, आपसे डील कर रहा है, वो ये देख के कर रहा है आप कहाँ पे खड़े हैं। इन्वेस्टर की अगर आप बात कर रहे हैं, उसके पास दुनिया में 180 मुल्कों की ऑप्शन है। जिस मुल्क में पिछले 2.5 साल से शदीद पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, अभी भी एक हाईली चलें अगर हम रिग ना करें, हम इग्नोर कर दें जो फैक्ट है, तो भी अलेजली हाईली रिग इलेक्शन है, हाईली डिविजिव नेशन है, जो हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो उस इन्वेस्टर को क्या पागलपन का दौरा पड़ा है कि वो यहाँ पे आएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुहिब्बे वतन हो तो वो एक एक्सेप्शन है, बिजनेस के लिहाज से कोई नहीं करेगा। ये डेफिनेटली अगर वो पाकिस्तान में करना भी चाहते हैं तो वो वेट करेंगे जब तक चीज़ें सेटल हो। अब ये तो ओपनली बात हो रही है कि टेम्परेरी सेटअप है, 1.5-2-2.5 साल में एक जो मजबूरी की शादी हुई है वो कितनी देर चलेगी, स्टेबलाइजेशन नहीं आएगी। फिर दूसरी बात ये है कि इससे आगे की आप बात देखें कि आपके पास कोई इकोनॉमिक प्लान मौजूद है, कोई प्लान मौजूद नहीं है। पिछले 300 यूनिट बिजली के फ्री होने जा रहे हैं, आपको मुबारकबाद इस बात के लिए। किस बात के लिए सर? 300 यूनिट बिजली के फ्री होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप दोनों तो सूबे में हैं जहां पे 300 यूनिट फ्री हो ही जाएंगे। अच्छा जी, ये मैंने पिछले 16 माह में भी सुना था। फिर उसके बाद 300 यूनिट वाले लोग अक्सर रोते हुए मदद तलब करने आ रहे होते थे। अल्लाह करे इस दफ़ा ये हो जाए, यही हो जाए, कुछ तो आवाम को कहीं से रिलीफ मिले, अगर हम चाहे कर्जे लेके भी करें। हालांकि ये चीज़ होती नहीं है। देखें, अगर हमने मईशत को लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलाना है ना, तो उसका तरीका ये नहीं होता कि कर्जे लेकर हम पॉलिटिकल गिमिकरी करें, बल्कि हम उस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जॉब्स क्रिएट होती है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। मैं इकोनॉमी के ऊपर आता हूं, लेके मेट्रो लगा दें जो सेल्फ सस्टेन भी ना करे और उसका कर्जा देने के लिए फिर हम और कर्जे ले रहे हैं। मैं उसी के ऊपर आता हूं, क्योंकि ये तो हमारा डिलेमा है ना कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, इसके बाद कुछ अरसे बाद वो प्रोजेक्ट्स दम तोड़ देते हैं और मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स और सिर्फ पॉलिटिकल गिमिकरी हो रही होती है वक्ती तौर पे, लेकिन इस वक्त तो मुझे ये भी होती नजर नहीं आ रही। एंड आई एग्री टू दैट। परेश, मुझे ये जरा समझाएं, उमर साहब जो कह रहे हैं स्टेबिलिटी, एक फार साइटेड एक नजर ये आता है कि शायद स्टेबिलिटी उस तर्ज पे आ ना सके, शायद हमें किसी ना किसी तौर पे एक बार फिर से इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ सकता है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि इंतहाई फ्रेजाइल हो। आप पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम करती हैं, आपकी रिसर्च पॉलिसी के ऊपर है। ये गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग पॉलिसी मेकिंग कर सकती है कंसिडरिंग जो अब चैलेंजेस हमें आने जा रहे हैं ग्लोबली? नहीं, ये बहुत ही कोई यूनिक, जो आपने शुरू में कहा था, एक मिरेकल हो सकता है कि अगर उस तरह की पॉलिसी मेकिंग हो। आई डोंट थिंक पॉलिसी मेकिंग उस लिहाज से होगी। कर्जों पे मुल्क नहीं चला करते। and I actually agree with उमर कि ये चीज़ें स्टेबिलिटी नहीं लेकर आती, कर्जे स्टेबिलिटी नहीं लेकर आते। दिस इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। उससे आप 300 यूनिट फी वो आप यूनिट वो कर दें, बिजली वो कर दें, लेकिन इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दैट फॉर दैट लॉन्ग टर्म थिंकिंग यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन प्लेस। अब ये इलेक्शंस क्यों हुए? आई मीन, अगर देखा जाए तो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। इलेक्शंस क्यों हुए? नहीं, हाँ, एग्जैक्टली, इट्स इफ यू सी इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वाज द लास्ट 16 months। So if you look at it in that context, कि हमने पैसे भी लगाए हैं, and the dominant thinking is that the will of the people is not reflected in the outcome that we have today. So what was the point of election? पाकिस्तान में तो more or less elections ऐसे ही होते हैं, will of the people, ठीक है, we call ourselves democratic, but we all know what is happening at the back. No, I agree and I understand all of that. But जब हम इस सोच को लेते हैं ना कि जो चीज होती जा रही है, तो then it's fine.
आई मीन अगले 1 साल में 6 महीने बाद या 2 साल में दोबारा इलेक्शन हो, इट्स फाइन. फिर इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंकिंग. It is unless if we would have decided back in 2018 या 2013 कि जी इस thinking को change करना है. अब उसके लिए जो आपको political leadership उसके लिए चाहिए, you need to have a leadership that is how would I frame it in a manner which is more nicer कि जी you cannot have a leadership with a very ill intent फोकस. ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज प्लीज इलैबोरेट करते हैं. आज दुनिया, हम सऊदी अरेबिया की मिसाल ले लेते हैं, दुनिया की बड़ी मुल्कों की मिसाल ले लेते हैं, उन मुल्कों की मिसाल लेते हैं जो एक वक्त में बहुत बड़े नहीं थे बट आज दे आर जायंट्स इन इकोनॉमी, इन टूरिज्म और एनीथिंग. उन्होंने प्लान किया था बिकॉज दे हैड द लीडरशिप, दे हैड द विजन एंड दे हैड द पीपल सपोर्ट. पाकिस्तान में इस वक्त हम अगर डे टू डे अफेयर्स को ही रन करेंगे और हम ये प्लान करें कि शायद अगले साल, 1.5 साल या 2-2.5 साल के अंदर हमने किसी तरह पे सर्वाइवल ही करना है, तो फिर हम ग्रोथ को भूल जाएं, हम ये डिस्कार्ड कर दें कि ग्लोबली हम किसी से कंपेटिटिवनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नहीं, कंपेटिटिवनेस तो बहुत ही अब ये तो बहुत ही दीवाने का काम हो गया मेरा, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक. मतलब एक इस तरह की कॉन्वर्सेशन हो गई कि चलें अगर आप कंसिस्टेंटली 5 साल हर हुकूमत को दे देते तो परहैप्स हो सकता था कि कंपेटिटिवनेस के ऊपर आप डिस्कशन कर सकें, आप उसके पिलर्स की रिफाइनमेंट के ऊपर कर सकें, आप जेंडर गैप के एनालिसिस के ऊपर वो इंडिकेटर्स आप रिफ्लेक्ट कर सकें. अनफॉर्चुनेटली वो द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड एंड द माइंडसेट एंड द कैपेबिलिटी एज अ कॉम्बिनेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड. Yes. Till date we have not been able to acquire those things for what bizarre reasons does not make sense. आप ईरान को अपने ही नेबरहुड में अभी मैंने जो मेंशन किया, आप इंडिया को देख लें, ईरान को देख लें या फिर आप सऊदी अरेबिया को देख लें, अफगानिस्तान को भी देख सकते हैं फॉर मैटर. आप अफगानिस्तान मतलब कि you see that उन मुल्कों में, उन मुआशरों में ये शऊर है कि हमने अपनी अवाम की बेहतरी के लिए कुछ करना है और फिर उसके साथ जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो एटीट्यूड में यू हैव सीन दैट डेवलप ओवर द पास्ट डेकेड्स. एंड देन एज अ रिजल्ट कि हम इस कॉन्वर्सेशन पे बैठे हुए हैं तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं. यही चीज उमर साहब में, यही सवाल आपके पास है. वो इकबाल का एक शेर था ना कि बर्फ गिरती है तो महज मुसलमानों पे. शायद इकबाल को ये ऐड कर देना चाहिए था कि बर्फ गिरती है तो महज पाकिस्तान के मुसलमानों पे या फलस्तीन के मुसलमानों पे, क्योंकि आप देखें शायद दीगर मुस्लिम ममालिक का हाल इतना बुरा नहीं है. मैं यहाँ किसी को ये नहीं कह रहा कि एक पैसिमिस्ट अप्रोच ले लें, आप नेगेटिव हो जाएं. देयर आर सो मेनी चैलेंजेस और शायद हम किसी की तरफ हम कंपीट तो करना छोड़े, हम शायद किसी के ऊपर अभी तक कदम भी नहीं बढ़ा पाए. देखिए मुनीर साहब, मैं समझता हूँ हम अपनी हिस्ट्री को ना 3 मेजर हिस्सों में डाइसेक्ट कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. वैसे तो यू कैन गो मच फर्दर अवे. सबसे पहला था तहरीक पाकिस्तान और इमीडिएट पाकिस्तान कमिंग इनटू बीइंग. इमेंस सैक्रिफाइस, इमेंस पैशन, फोकस, एवरीवन डूइंग देयर जॉब. जो हमारे बड़े हैं वो सुनाते हैं कि जी ऑफिस की पेपर पेन्स नहीं, केकड़ के कांटे जो हैं वो लगाए जाते थे, बैठने की जगह नहीं थी, लोग दरख्तों के नीचे बैठ के करते थे. एक जज्बा था, अपना पैसा सब कुछ मुल्क के लिए लगा रहे हैं कि एक कौम बनानी है, एक मुल्क बनना है. क्राइसिस है. इकोनॉमिस्ट ने और 2-3 जरीदों ने उस वक्त छापा था कि पाकिस्तान के पास 6 महीने हैं. सरदार पटेल ने कहा था हमने ये प्लान एक्सेप्ट इसीलिए किया कि एक टूटा फूटा पाकिस्तान दे रहे हैं जो इकनॉमिकली वाइबल नहीं, 6 महीने में हमारे पैरों में आके गिरेगा. अच्छा, उस जज्बे से कौम बना ली, मुल्क भी बचा लिया. बदकिस्मती से कायदे आज़म को ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका. मेरी अपनी फैमिली में 3 तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट है, तो ये चीज़ें हमने बड़ी तफसील से जानते भी हैं, सुनी भी है. उसके बाद जी बदकिस्मती से दूसरा फेज़ शुरू हुआ जिसमें लियाकत अली ख़ान भी शहीद हो गए, कायदे आज़म की फौरी वफ़ात हो गई और 1958 में हमने पहला मार्शल लॉ लगा दिया. सही, ठीक है. और उसके बाद हमें ये पता लगा कि हम तो जी दुनिया में अक्ले कुल हैं. एक हमारे पास अपना तरीका है रन करने का कि एक शख्स आए वो पूरी रियासत को रन कर सकता है और उसको किसी और की ज़रूरत नहीं. और उसका नतीजा हमने बदकिस्मती से 1971 में कल्मिनेट होते देख लिया. yes. अब यहाँ पे कौम जो है दोबारा उठी
एक जज्बा इंतकाम था, गुस्सा था, कुर्बानियों का था, उसको चैनल किया गया। हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे नाबग़े रोज़गार भी आए। खैर वो किसी और वक्त उस पर प्रोग्राम करेंगे। बहुत ज़्यादा उनके बारे में हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया गया है और हमें रिसर्च की आदत नहीं है, हम इंडियंस की उठाई हुई हिस्ट्री को हिस्ट्री समझ लेते हैं। एनीवे, पाकिस्तान एक लुटा-पुटा पाकिस्तान जिसके पास इवन मईशत भी तबाह हो चुकी थी, वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ। उसने एटमी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन किया, कुछ कुदरत ने भी मदद की और एटम बम बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन बदकिस्मती से इस दौरान दोबारा हम एक और मार्शल लॉ को फेस कर चुके हुए थे। यस आप इकोनॉमिक स्टैट्स उठा के देखिए, 1990 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इंडिया से बहुत आगे थी। मजाक उड़ाया करते थे पाकिस्तानी इंडियंस का। इंडियंस मीनवाइल काम करते रहे, अपने इदारों को बनाते रहे, स्लो एंड स्टेडी आगे चलते रहे। मनमोहन सिंह 90 में आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसने की, इंडिया की इकोनॉमी को उसने कमर्शलाइज किया, दुनिया के लिए ओपन अप किया। अब रिवर्स गियर लगना शुरू हुआ, तीसरा फेज। 30 साल के अरसे में इंडिया दुनिया की बड़ी पावर्स में जा बैठा है। इकोनॉमिकली अभी मैंने बताया, मेरे तो दिल में बहुत तकलीफ हुई ये रिपोर्ट पढ़ के। इतनी कुर्बानियों से हमने पाकिस्तान बनाया है, इतना पोटेंशियल है हमारे पास, और आज ये वक्त देखने को मिल रहा है कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से इंडिया का एक कमर्शियल ग्रुप आगे निकल गया। यस ठीक है, और ये कोई 70 साल में नहीं हुआ, ये पिछले 30 साल की कार्रवाई है। अब भी वक्त है कि अगर हम इन चीज़ों को समझ लें, अपनी सिमत दुरुस्त कर लें, ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन हर अमर साहब, इदारे ये को अपने समझना, इदारे में ये रहना सब दुरुस्त पड़ेगा। करना बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसको डिनाई भी नहीं करता। मुझे एक चीज बता दें, बहुत रिलेट किया जा रहा है इसको पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को, आपका मौजूदगी का फायदा उठाना चाह रहा हूं मैं। यूएस इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पाकिस्तान आईएमएफ के दर पे एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम आईएमएफ को एक लेटर लिखेंगे, एक दीगर पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं वी आर गोइंग टू आईएमएफ फॉर द सपोर्ट एंड ऑल दैट। हो गया क्या? एक तरफ इतना बड़ा चेंज आ रहा है, ग्लोबल चेंज आ रहा है, इंडिया में चेंज आ रहा है, तो सिर्फ हमारी वही रिवायत कि हम आईएमएफ के पास जाएंगे, फिर आईएमएफ अपने टर्म्स डिक्टेट कराएगा, फिर वही लोग आएंगे, फिर वही फेसेस, और उसी तर्ज पे हमने जो पहले ब्लंडर्स किए थे वही कुछ होगा। बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसके दो हिस्से हैं, एक वो सियासी एस्पेक्ट है, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे पहले बात कर लें। देखिए, देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आईएमएफ का मतलब है कि आप अमेरिका के दर पे जा रहे हैं। अब दुनिया में ग्लोबल रीसेट हो रहा है, ठीक है। दो कैंप्स बड़े क्लियरली हो रहे हैं। एक कैंप्स अब एशिया राइजिंग के नारे लगा के चाइना रशिया आगे आ रहे हैं। दूसरी तरफ है अमेरिका लेड, जो अपनी हेजमनी और अपनी एम्पायर को स्टिल सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई हिडन राय नहीं है, ना कोई हिडन चीज़ है। अब जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली अमेरिकन कैंप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मदद के लिए। अब जब आप वहाँ पे मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें दो प्रॉब्लम आती है। एक, उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से अलाइन नहीं है। उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है कि इंडिया इस रीजन का थानेदार बने, पाकिस्तान शट अप करें, खुदा ना खास्ता कट टू साइज हो, या ये ना भी हो तो इंडिया के पैर पकड़ के एक छोटा सा बाजगुजार का रोल ले ले। अगर तो ये रोल करना है तो फिर तो ठीक है, इस पर किया जा सकता है, और अगर ये नहीं करना, अपने नेशनल इंटरेस्ट में करना है, तो फिर आपको वे आउट सोचना पड़ेगा। $6 बिलियन की जी आवाज़ें लग रही है कि आईएमएफ के पास हमने अब जो प्लान के लिए जाना है वो $6 बिलियन का प्रोग्राम है। मेरा उस पर सवाल ये है कि पिछली दफ़ा जो हम गए थे $1.5 और $3 बिलियन के लिए, तब तो किसी पार्टी ने आईएमएफ को ख़त नहीं लिखा था ना, फिर भी आपकी नाक की लकीरें निकलवा दी थी ना आईएमएफ ने। तो अब तो उससे कई बुरे हालात हैं। आईएमएफ को खत लिखना, ये आप किसी बिल्ली के बच्चे को भी दीवार से लगाएं, उसके पास जो एवेन्यू है वो करेगा। लेकिन ये एक मेरा ख्याल है प्रोपोगेंडा है कि किसी एक पार्टी के खत से आईएमएफ के कोई डिसीजन पे फर्क पड़ना है। हाँ, सर्टेनली उनको वेटेज मिलती है, लेकिन वैसे भी एम्बेसीज यहाँ पे मौजूद है, वो सारी रिपोर्ट दे रही होती हैं। इतनी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, ये डिवाइड है, उन्हें कोई खत लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और एट द एंड ऑफ द डे जब आपसे अमेरिका ने वो चीज़ें मनवा लेनी है जो उसको चाहिए, आप उस रोल पे एग्री हो जाएंगे, तो आपको मुकम्मल नहीं, किस्तों में इसी तरह रुला रुला के भीख के तौर पे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहेगा कि ना आपका पेट बिल्कुल खाली हो और आप बैंकक्रप्ट हो जाएं, लेकिन ना इतना हो कि आप कोई रिफॉर्म करके स्टेबलाइज हो सकें। ये इसका तरीका नहीं है। मेरे नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को लुकिस्ट करना होगा। हमारे सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सवाए अफराद के, चंद अफराद के जिनकी प्रॉपर्टीज और इंटरेस्ट वेस्ट में है, हमारे अब सारे इंटरेस्ट ईस्ट में लाई करते हैं। एक ही आर्ग्यूमेंट बचती है कि हमारे क्योंकि ट्रेड लिंक्स वेस्ट में है, उस आर्ग्यूमेंट को भी हमने आपके प्रोग्राम में बहुत डिटेल से डेसिफर किया गया हुआ है कि हमारे जीडीपी का कितना % हमारी एक्सपोर्ट बनती है और हमारा कितना ट्रेड डेफिसिट है, और एक्चुअल हमारे जीडीपी में वो कितना आके प्ले करता है।
तो अगर हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं तो अफराद के इंटरेस्ट की बजाय लुकिस्ट की पॉलिसी करें तो शायद हम IMF के चुंगल से भी निकल यही पॉइंट मैं परेश चाहूंगा, आप प्लीज इसके ऊपर ऐड ऑन करें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की बात होती है कि हम एक कैंप में हैं या हम दूसरे कैंप में हैं, ये इस वक्त जो पाकिस्तान की वो सिचुएशन की एक बड़ी वजह कि हम एक कैंप में पूरी तरीके से नहीं है। इज इट गोइंग टू हॉन्ट पाकिस्तान इन द नियर फ्यूचर और इन द लॉन्गर टर्म कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर थोड़ा क्लियर नहीं है, पाकिस्तान अपने इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को लेकर ज्यादा क्लियर नहीं है? वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना, वो जो लॉन्ग Yes. टर्म थिंकिंग या प्लानिंग की जरूरत है डोमेस्टिक लेवल पे, वो अभी तो है ही नहीं। अभी तो बिल्कुल ही शॉर्ट रेंज आउटकम्स की तरफ हम जा रहे हैं, एंड वेस्ट सीम्स टू बी द परफेक्ट एलाई फॉर दिस, बिकॉज अदरवाइज लोग कहेंगे कि जी आप अपना बताएं कि आपके अगला, अगर आपको कोई लोन देता है या कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कहता है कि मुझे अगले 10 साल की प्रोजेक्शन शो करें जी। और जब आप अगले 10 साल की प्रोजेक्शन शो करेंगे तो फिर आपको शो करनी पड़ेगी कि जी आपके पास वो कैपेबिलिटी है वो आउटकम्स अचीव करने के लिए। अगर हम फॉर इंस्टेंस अगर हम लुक ईस्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान भी कर लें तो CPEC was a great opportunity for a country like us. We didn't design or develop anything. It was a ready-made design that was given to us. All we had to do. But we have personal agendas over it, ना? मसला तो ये भी था। हाँ वो मतलब पर्सनल एजेंडाज आप ये तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी फेलियर है, और अभी आने वाले कुछ महीनों में मजीद आपकी अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। तो अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट तो बराए नाम है, वो आपकी इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी हो जाए या पॉलिटिकल सिस्टम हो जाए। तो जब ये दो मेजर फैक्टर्स आपकी डोमेस्टिक अफेयर्स में रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे तो यही होगा कि आपका थोड़ा बहुत पेट भरा रहे, आपको उतने ही पैसे दे दिए जाएंगे, बिकॉज आपकी जो इंक्लिनेशन है वो है ही नहीं टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर द कंट्री, बिकॉज द लेवल ऑफ द एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर सच अ थिंग requires a lot more nuanced approach. You cannot have these knee-jerk reactions every 6 to 8 months. You need to have a very strong leadership that can deliver you the kind of projects or the development dividends that the country really needs. The young are being massively unemployed. एंड वो हमारा जो है वो फोकस ही उस तरीके बात के लिहाज से तो है, लेकिन जब आपकी इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी, इंडस्ट्री स्ट्रांग ही नहीं है तो कैसे आप कॉम्पनसेट करेंगे अपने लोकल टैलेंट को? तो you see there is a very glaring, there's a stark difference. But do you see is there a near around कोई अपॉर्चुनिटी है कि हम ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके अपनी यूथ के लिए, अपनी यंगर जनरेशन के लिए, जिससे हम वोट तो बड़े दिल से मांगते हैं बट उसको देने के लिए कुछ नहीं हमारे पास? नहीं, अब आप देखें, एक ने यूथ स्कीम कर ली, दूसरे ने अपने नाम से वो पर्चा छाप लिया, उसमें कर्टेज आ गए। जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए एंड उमर साहब बेहतर आपको इस बारे में बताएंगे कि डेटा प्लेज अ वेरी वैल्यूएबल रोल, and if you are unable to collect some level of semblance in the data over different political projects that you deliver, तो वो इसी तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लगाते रहें डेवलपमेंट। मतलब हुकूमत का काम अगर एक NGO लेवल का है जी, तो अब आप हुकूमत स्टेट लेवल थिंकिंग तो आप नहीं डिमांड कर सकते ना। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे थोड़ा क्विकली कुछ चीजों को समराइज करेंगे कि ये जो चैलेंजेस है, अब इससे निकलने के लिए क्या करना होगा, व्हाट आर द एरिया जिसके ऊपर हमें जल्द से जल्द काम करना होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का था जरूर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमने पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, कोशिश की जानने की कि आगे पाकिस्तान को क्या चैलेंज है, उन चैलेंजेस की हमने डिटेल में गुफ्तगू भी की। लेकिन अब जरा बात करते हैं कि अब करना क्या होगा।
अगली हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, पाकिस्तान की हुकूमत है, उसको क्या इकदाम करने होंगे ताकि पाकिस्तानियों को किसी तौर पर रिलीफ मिल सके। इस वक्त पाकिस्तान का एक लैंडस्केप अगर देखें, जो सूरत है एक आम आदमी से जुड़ी हुई है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी और मजीद महंगी। आपकी इस वक्त खाने पीने की सारी अशिया महंगी होती जा रही हैं। और पाकिस्तान में एक और डिलेमा यह है कि जब हम फेस्टिवल्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये चीजें अननेचुरल तरीके से इसमें मजीद इजाफा हो जाता है। रमजान आ रहा है, लोग परेशान हैं। पाकिस्तान की तरह से उमर साहब ने प्रोग्राम की इब्तिदाया में कहा कि पर कैपिटा इनकम लोएस्ट होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ, तो अब करना क्या होगा? उमर साहब, आपसे जरा शुरू करते हैं कि इस वक्त मेजर चैलेंज पाकिस्तान का क्या है? कुछ ये भी बातें हैं कि पाकिस्तान को इस साल में मेजर पेमेंट्स करनी है। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक रूटीन मैटर, इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, हम कर लेंगे, आसानी से डेफर भी करा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और मीशत को भी संभाल लेंगे। इज इट दैट इजी और यू थिंक there is a lot which needs to be discussed? I think there is definitely a lot that needs to be discussed. Anybody saying that is simply either plain stupid या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं है। यू आर स्टेयरिंग डाउन द बैरल ऑफ अ गन, जो इस वक्त आपके हालात हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है सेल करने के लिए, और हम उन्हीं स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को यूज़ करके आई डिडंट वांट टू यूज़ द टर्म बट अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं गन फॉर हायर का रोल अदा कर रहे हैं और उसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मेजर चैलेंज जो है वो हमारी इकोनॉमी है, और देयर बाय उसके लिए सबसे अहम चीज़ है हमारी स्टेबिलिटी। इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती मुल्क में स्टेबिलिटी के बगैर, जिसके बगैर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंड्यूस नहीं हो सकता। सो दैट्स द मेजर चैलेंज। अब उसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको Yes, बता देता please, हूँ। that is होगा good. या नहीं वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। करने का तरीका ये है कि सबसे पहले एक आप अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम लेके आए। ठीक है, एक नेशनल रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बना लें साउथ अफ्रीका की तर्ज पे। जो इलेक्शन हुए हैं उसके फॉर्म 45 आप अपलोड करें, जो लोगों का मैंडेट है वो आप दें। रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के मुताबिक आप कहें कि अच्छा जी, माजी के जो मसाइल हैं वो हम 10 साल के लिए फ्रीज करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। इस वक्त मुल्क क्राइसिस में है, यहाँ से हमने आगे लेके चलना है। सारे बड़े इकट्ठे बैठे, सर जोड़ के, जिसका Are जो you right talking है about a national government? It will be a national government। अगर आप फॉर्म 45 पीपल की विल के मुताबिक कर देते हैं तो वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, सबको पता है, कोई हिडन Okay, नहीं that- है। okay, और वो ठीक। पाकिस्तान के मसाइल का हल इसलिए होगा क्योंकि जब आपके पास एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है जो किसी एलआई से ब्लैकमेल नहीं होगी, किसी इंटरेस्ट ग्रुप के लिए उसको कानून साजी नहीं करनी पड़ेगी, किसी की इंपोर्ट को डिनाई करने पे वजीर खजाना नहीं बदल जाएगा, ट्रेडर्स का टैक्स एक प्रोटेस्ट पे जमात के छोड़ने के खतरे पे खत्म नहीं करना पड़ेगा, तो वो सख्त फैसले और रिफॉर्म्स भी कर सकेगी। Yes. जो इस तरह की टूटी फूटी अलाइड And गवर्नमेंट privatization भी तरीके से क्योंकि- हो सकेगी शायद। क्योंकि वो उसको बड़ी अवाम जरूरत का है। एतमाद हासिल होगा। उस एतमाद की वजह से वो उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकेगी, और ये जो स्टेबिलिटी मुल्क में लेके आएगी उससे हमारी एफर्ट्स के नतीजे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई भी अट्रैक्ट होगी, फॉरेन रेमिटेंस मुल्क के अंदर जो एक्सपेक्ट पाकिस्तानियों की है वो भी इंक्रीज होगी, जिससे हम अपने डिफेंस को भी बेहतर अंदाज में देख सकेंगे। अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो हम किस तरह करेंगे? इससे भीख मांगेंगे, उसके पैर पकड़ेंगे, वक्ती मैं तौर उसकी पे हम तरफ आता हूँ कि अगर ये ना हो जो आप अपनी बात गन कर पर रहे हैं, ना IC होगा तो सर्विसेज कितना देंगे। कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन की हवाले से बहुत बात की जा रही है। इस बार एक केयरटेकर सेटअप रहा, उसमें भी एक प्राइवेटाइजेशन का मैटर डिस्कस हुआ। इस वक्त भी प्राइवेटाइजेशन शायद एक अव्वलीन तरजीह, और फिर आपने SIFC की भी अगर हम बात करें तो उसका भी एक की एलिमेंट है प्राइवेटाइजेशन का। डू यू थिंक कि एक ऐसी गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जिसकी हमेशा से प्राइवेटाइजेशन को लेकर तहफुजात रहे, फिर नून लीग के अपने मामलात रहे, हम एक अच्छी प्राइवेटाइजेशन करने में कामयाब हो सकेंगे? और अगर ये नहीं होता तो फिर ये जो यूनिट्स हैं जो कि एक एलिफेंट्स हो चुके हैं, इसका क्या करेंगे हम? एब्सोल्युटली नॉट। देखें, एक तो प्राइवेटाइजेशन अगर आपने करनी भी हो ना, कता नज़र इससे कि किसकी करनी चाहिए और क्या करनी भी चाहिए या नहीं, तो उसका जी। बेस्ट टाइम ये होता है जब आप उसको एक अच्छी हालत में रखते हैं। आपने अपनी गाड़ी बेचनी है, वो चल रही नहीं, उसका इंजन सीज है, टायर उसके पंक्चर है, बॉडी का उसका हशर है, तो कोई उसको कबाड़ के रेट ही खरीदेगा ना। Exactly. दैट वुड बी वैल्यू, राइट? मेक सेंस?
Yes. अगर आपको प्रॉपरली बेचना है तो आप क्या करेंगे? उसका इंजन ओवरहॉल कराएंगे, उसका पेंट वर्क कराएंगे, टायर उसके नए डलवाएंगे, प्रॉपर हालत में वो होगी, अब उसकी कोई सही वैल्यू लगेगी। सेम गोज फॉर स्टेट एसेट्स। अगर आपकी स्टील मिल बंद पड़ी है तो जो खरीदने आएगा वो स्क्रैप के भाव खरीदने आएगा, वो Yes. रनिंग तो नहीं खरीदने आ रहा। अगर आपकी पीआईए के सारे रूट्स बंद पड़े हैं और उसके लॉसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, प्रैक्टिकली वो बैंकरप्ट हो चुकी है, विदाउट गवर्नमेंट गारंटी चल नहीं सकती, तो आने वाला बिजनेसमैन पागल है। Okay, that is very very important area. स्क्रैप वैल्यू पे खरीदेगा। अब हाँ। तरीका क्या है? आप पहले डिवाइड करेंगे। कुछ चीजें अहम हैं जो स्टेट करती है, जैसे मवासलात है, पीटीसीएल की निष्कारी नहीं होनी चाहिए थी। कुछ चीजें हैं जो स्टेट आउटसोर्स कर सकती है, जैसे अगर आप स्टील मिल करना चाह रहे हैं, फेयर इनफ, लेकिन उसके लिए आपको पहले उसको किसी कंडीशन में लाना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। आप एक पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में भी जा सकते हैं, जहां पे इन्वेस्टर आके उसे रन करे, आप ऑनरशिप पार्शियल रिटेन करें, ताकि फ्यूचर के जो फ्रूट्स है वो भी नेशन को एक्रू हो, जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट करके वो एसेट बनाए हैं। पहले तो ये जो मजबूरी की शादी है, इसने आगे चलना नहीं है। दूसरा, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, सीरियस डिफरेंसेस है पार्टीज में, लेकिन जहां से पॉलिसी आती है वहां के डंडे के ऊपर चुप कर जाएंगे, जैसे रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक इन योर प्रोग्राम। और तीसरी चीज, इस सब के बावजूद अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा शोर मचेगा करप्शन और मिस डीलिंग का, और उसमें काफी हद तक फैक्चुअल मेरिट भी होगा, क्योंकि इस सूरत हाल में जिसको आप लेके आ रहे होंगे वो उस सूरत हाल का फायदा उठा रहा होगा। तो पाकिस्तान के बेनिफिट में नहीं होगा इस चीज को ऐसे करने के लिए। और आखिरी चीज मुनीर, अगर आप वक्ती तौर पे कर भी लेते हैं इन सारी चीजों के बावजूद, जो इम्पॉसिबल है, कोई मोजा होता है और सारा बड़ा अच्छे तरीके से हो जाता है, और कोई हमें ऐसे पागल बिजनेसमैन मिल जाते हैं जो अपना लॉसेस करके उसको बड़ी हाई वैल्यू पे भी खरीद लेते हैं, तो आपने स्टॉप गैप 1 साल के लिए किया ना, अगले साल क्या बेचेंगे? सही, ठीक है, ये पॉइंट बड़ा एक मिनट आपको बताता हूं, मुझे घर के बटन बेच के नहीं आप घर। सर मैं आपसे, मुझे कुछ और भी पूछना है, क्योंकि ये भी एक बड़ा है कि आपने एक आइडियल सिनेरियो की बात करी, बट अगर आइडियल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसकी बात करें। लेकिन परेश, आई वांट यू टू ऐड ऑन दिस कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, इसको अगर हम देखें तो व्हाट डू यू फोरसी, जो उमर साहब कह रहे हैं, इज इट द वे ओनली? इसके अलावा कुछ और किया जा सकता है? पॉलिसी फ्रेमवर्क पे क्या कुछ ऐड किया जा सकता है पाकिस्तान के लिए? अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, विद यूक्रेन सिचुएशन, विद पैलेस्टाइन सिचुएशन, विद रशिया एंड यूरोपियन यूनियन का जो अलायंस हो रहा है विज़ एनर्जी। सो देयर सो मेनी थिंग्स that are happening कि Pakistan becomes very insignificant in what is happening domestically. Having said that, अगर कोई भी रेलेवेंस अगर उसकी आप देखें ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी रेलेवेंसी जो है इन ग्लोबल अफेयर्स वो कम होती जा रही है। वो इस वजह से भी होती जा रही है कि जो विथस्टैंड करना होता है प्रेशर, वो फ्रेमवर्क्स ही नहीं है। एंड उमर राइटली पॉइंटेड आउट टू थिंग्स दैट आर क्वाइट एसेंशियल इन एनी ऑफ द फ्रेमवर्क्स. One is the accountability factor, and in a country like ours, now more than ever, is the public trust. Without the combination of these two, you cannot. I do not foresee any level of stability in the short run. And जितना आपकी नेशनल लेवल या स्ट्रेटेजिक लेवल डिस्कोर्सेस है, जहाँ उमर कह रहे हैं जहाँ से पॉलिसी आनी है वो वहीं से ही डिक्टेशन आनी है। आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होंगी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी हैव डन एंड वी कंटिन्यू टू डू इट is we have weakened our institutional capacity at all tiers, whether at a federal level or at a provincial level. So जब वो कैपेसिटी नहीं है तो आपके पॉलिसी फ्रेमवर्क्स जितने भी बनते हैं वो बहुत ही वीकेंड। आप ये कह रही हैं कि पॉलिसी अगर किसी तौर पर डिजाइन हो ही जाए अल्लाह अल्लाह करके, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तकरीबन होना नामुमकिन है। नहीं, वो क्या पॉलिसी आप खुद सोचे ना। अगर आप तो हम अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, वो क्या पॉलिसी है जो हमें चाहिए। पॉलिसी की जो बेसिक्स हैं, the one that gives you some level of sustenance, वो जो continuation है, वो उसके जो पैरामीटर्स हैं हम वो ही नहीं पूरे कर रहे।
जिसमें आपकी political stability is one of the most essential feature. A political mandate that has the a public mandate that has the wisdom behind it. So what we're regressing towards in our understanding is that वो frameworks जो हमें चाहिए सही। वो आप foresight चलिए, ये आपने वो बात की जो मैं साथ कर रहे थे। अब मैं आपको इसी जी। इसके ऊपर सवाल करता हूं और ये इसके ऊपर प्लीज हम रैप करेंगे। ये जो हमने बात की आइडियल सिनेरियो की थी, मैं तस्वीर कर लेता हूं, इनफैक्ट जो नजर आ रहा है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि सिस्टम चलने जा रहा है। वी लाइक इट और नॉट लाइक इट, मे वी हैव रिजर्वेशंस, मे वी हैव ओपिनियंस, बट राइट नाउ इन दिस फ्रेम ऑफ माइंड इट्स ऑल इररेलेवेंट। अगर ये कुछ नहीं होता जो आप लोग दोनों ही कह रहे हैं शायद, तो क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या रह गए हैं? क्या हम एक उसी तबके को, उसी सैलरीड क्लास को स्क्वीज कर सकते हैं? क्या हम पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा के मुल्क चला सकते हैं? क्या हम गैस की प्राइसेस बढ़ा के मुल्क चला सकते हैं? क्या अपनी करेंसी को मजीद डीवैल्यू करके हम मुल्क चला सकते हैं? ये कुछ कर सकते हैं? पीयूष, पहले आप ऐड कर दें, देन मैं डिटेल रिस्पॉन्स उमर साहब से ले लूंगा। Very briefly, Munir, history tells us that's what we've been doing. And somewhere... But do we have the capacity now? That's the only capacity we have. So we have the capacity of what we've been doing आप डरा रही हैं मुझे। 75, 76 years. No. It's a very, I'm having a very frank conversation. तो आप जब capacity वही है तो हम deliver भी वही करेंगे। ये करना कि ये हमारी खुद की एक हो सकती होप हो कि यही चीज एक बेहतरी की तरफ लेके जाए, लेकिन फिर वो बेहतरी आप खुद ही मुझे बता दें कि वो बेहतरी फिर किसके लिए होगी। यही सवाल है, किसके लिए होगी? तो मुझे वो बता देना, वो बेहतरी उसके लिए होगी जिसकी जो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, हर 10 दिन 15 दिन बाद एक फौज निकाली जा रही है कंपनी से, उसकी बेहतरी हो रही है। या आपका इन्फ्लेशन में अगर या वो लोग जो मुल्क से बाहर जा रहे तेजी के साथ और इनफैक्ट 2-2 महीने से तो दूसरों की बेहतरी, ओहो यार, वो फिर दूसरों की बेहतरी होगी ना, उनकी बेहतरी होगी। मुल्कों की we are draining our resources and our beautiful brains and beautiful people। उमर साहब, जस्ट कंक्लूड दिस थिंग। अब वो बास्केट में कुछ बचा है कि हम पेट्रोल बढ़ा दें, गैस बढ़ा दें, थोड़ी और महंगाई कर दें, थोड़ा और डीवैल्यू कर दें करेंसी को, खुद भी डीवैल्यू हो जाए साथ साथ, कुछ बचा है हमारे पल्ले? व्हाट अ क्वेश्चन। बेचने के लिए कुछ बचा है सरकार? आपके नाज़रीन भी थोड़ा एंजॉय कर ले। इट्स बीन अ वेरी टफ टॉक, रफ टॉक, तो थोड़ा सा लाइटर मोड सेट करते हैं। एक मुल्क होता है, वहाँ के अवाम बड़े मासूम होते हैं, तो बादशाह बड़ा जुल्म करता है, कभी बोलते नहीं। एक दिन बादशाह के दिल में ख्याल आता है, ये बोलते क्यों नहीं? वो वज़ीर आज़म को बुला के हुक्म देता है कि कुछ ऐसा करो कि ये बोलें। कहते हैं जी आप ऐसा करें, कीमतें 10 गुना कर। अच्छा, कर देता है, कोई नहीं बोलता। कहता है ऐसा करें, इनके राशन रोक, वो रोक देता है, कोई नहीं बोलता। वो कहता है ऐसा करें, ये जब काम पे जाते हैं ना तो इन्हें जूते लगवाएं, वो लगवाता है, कोई नहीं बोलता। वो कहता है ऐसा करें, जूते 10 गुना करवा दें, वो करवाता है, कोई नहीं बोलता। वो आखिरकार दरबार लगाता है कि इतना कुछ किया, देखो कुछ तो लोग कहें। जब दरबार लगता है, बादशाह कहता है जान की अमान है, कोई मसला हो तो बताएं। बड़ी दफ़ा अश्योरेंस देता है, डरते डरते एक बुजुर्ग आदमी आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़ा करता है, बादशाह बड़ा खुश होता है। फाइनली कोई तो बोले, कहता है हाँ जी बाबा जी बोले। वो कहता है बादशाह सलामत, हमारी नस्ल आप पे कुर्बान, आप बुरा तो नहीं मानेंगे मैं जो कहना चाहता। बादशाह कहते हैं नहीं, आप बुजुर्ग हैं, मैंने आपको जान की अमान दी बोले। कहता आपको पता है इतनी महंगाई हुई? कहता हाँ। कहता पता है राशन नहीं मिला? कहता हाँ। तो हमने कभी कुछ नहीं बोला। वो कहता है हाँ बताइए मसला क्या है? कहता वो आपने जूते लगवाने शुरू किए थे तो वो ना वक्त बड़ा लग जाता है, बंदे बढ़वा दें, इतनी मेहरबानी करते। तो जो आपने कैपेसिटी का पूछा ना, अगर आप इकोनॉमिकली कहें, खानदानों में जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ सारे लोग जॉब कर रहे हैं, 2-2 जॉबें कर रहे हैं। Yes. उसके बावजूद घरों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। Yes. बजट पूरे नहीं हो रहे, कितना आप स्क्वीज करेंगे? मसला ये है कि ये चीज़ें अब जिस तरफ जा रही हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतरी की तरफ डालें। मैं कल 2 अहम लोगों के साथ था जो हमारे मुल्क के 2 ऐसे तबकात को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम पावर से रिलेट करते हैं। एक पीर साहब थे और एक आर्मी के इदारे से लिंक थे।
वो दोनों मुझे सुना रहे थे जीटी रोड पे उनके साथ डकैतियां, और वो कह रहे थे कि हमने शुक्र अदा किया, जान बची, जो था वो हमने दे दिया। और ये दिन के वक्त की वो बात बता रहे थे, रात के वक्त की नहीं। और उनके अपने अल्फाज थे कि जी इस वक्त लोगों के जो मुआशी हालात हैं, हमारी तरफ तो जराइम बेइंतहा बढ़ चुकी हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इस डगर के तरफ जा रही हैं। मुल्क में 2 करोड़ से ज़्यादा बेरोज़गार नौजवान है। बेरोज़गार, 2 करोड़ नौजवान का मतलब क्या है? कम से कम 80 लाख घरानों में ये 2 भाई या एक बंदा बैठा हुआ है जिसके पास कोई नौकरी नहीं, और उसका घर भी स्ट्रेस में है, और उसको हर वक्त ताने मिल रहे हैं और उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। आप एक चपरासी की सरकारी नौकरी का इश्तिहार दें, आपके पास अगले दिन 10, 20, 30 हज़ार एप्लीकेशंस आई होती हैं, और आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं मास्टर लेवल की एप्लीकेशंस उसमें। खुदारा एहसास करें, यहाँ पे हम खड़े हैं। अब जितना स्क्वीज करते जाएं तो मतलब जो हालात हुए हैं लोगों में सकत नहीं बोलने की, वो अलग बात है। मुआशी तौर पे लोगों में कोई सकत नहीं रह गई। और दूसरा, हमारी डायरेक्शन बहुत गलत है। बजाय इसके कि हम एफबीआर के अपने क्लेम के मुताबिक जो वो 50 लाख लोग हैं जिनका एनटीएन भी नहीं, उनके पीछे जाएं, हम जो एग्जिस्टिंग कारोबारी या तनख्वाहदार लोग हैं हमेशा उनको टारगेट करते हैं, उनको हैरेस करते हैं। ये तरीका नहीं मुल्क को आगे लेके जाने का। और आखिरी एक चीज़ ऐड कर दूं मुनीर साहब, आप कुरैश को कह रहे थे कि जी अब यही हुकूमत चलेगी, तो ये मैं आप लिख लें आज के प्रोग्राम की तारीख भी और डेट भी, ये हुकूमत, ये कंपनी नहीं चलेगी सरकार। सर आपने लिखवा दिया है, लेकिन लिखवाने के बाद ये लिखा हुआ जिस कागज पे लिखा है वो भी सलामत रहेगा, और मैं भी प्रोग्राम करता रहूंगा। मुझे उम्मीद करता हूं आप आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। ये प्रोग्राम का मकसद हरगिज ये नहीं था कि आपको नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी बताएं। ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम अपने इश्यूज को हाईलाइट करें, खुद से सच बोलें। जब तक हम खुद से सच नहीं बोलेंगे तो उन इश्यूज को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। पाकिस्तान सन 1947 में बना, क़याम पाकिस्तान खुद एक मौजज़ा था। शायद इस तरह का मौजज़ा पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इस्लाम के बनने वाले के नाम के ऊपर बनने वाली ये रियासत बनी जरूर, पर ये उस उम्मीद के साथ बनी कि ता क़यामत कायम रहेगी, और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान ता क़यामत बरकरार रहे, फलता फूलता रहे, कामयाब रहे, शादो आबाद रहे। इसी दुआ के साथ आज प्रोग्राम को एंड करने के अपने मेजबान उनको इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।